हेलो डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से आपके चैनल पर स्वागत है। तो आज हम विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभावों की वीडियो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का मतलब क्या है? करंट को जो अपने में से प्रभावित का मतलब गुजरने देता है, वो क्या कहलाता है? तो उनको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत के सुचालक। तो देखिए यहाँ जो चित्र में दिखाया गया है, तो ये हमारा क्या है? सेल है। ये हमारा क्या है? बल्ब है। ये जो है, तो ये जो पोर्शन है ये क्या है? चालक है। तो ये धातु का बना हुआ है। तो सेल का एक सिरा इससे जुड़ा गया है, दूसरा जो बल्ब का सिरा जुड़ा गया है इस धातु से। तो जो इसके अंदर से विद्युत धारा यानी करंट है आसानी से गुजर जाती है और जो बल्ब क्या हो जाता है? दीप्तमान हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर से करंट आसानी से गुजर जाता है या जो अपने अंदर से करंट को गुजार देते हैं, उनको कहते हैं विद्युत के चालक। जैसे एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है। इसके अलावा हम अम्ल, अक्षार और लवणों को भी विद्युत के अच्छे चालक कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को आसानी से प्रभावित नहीं होने देते, उनको क्या कहते हैं? तो उनको डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? हीन चालक कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर से करंट नहीं गुजरता। अब देखिए वही पीछे वाला जो चित्र है ये दिखाया गया है। तो इसमें बल्ब क्यों दीप्तमान नहीं हुआ, बल्ब क्यों नहीं जला? क्योंकि यहाँ सेल का और बल्ब का जो सिरा है वो जो हमारा जो ये पेचकस दिखाया गया है इसके विद्युत रोधी वाले भाग से जोड़ा गया है। और हमारे को पता है कि जो ये भाग बना हुआ होता है या तो कठोर प्लास्टिक का बना हुआ होता है या कठोर कंच का बना हुआ होता है, और कंच और प्लास्टिक में से कभी भी करंट विद्युत धारा नहीं गुजरती। तो इसलिए चित्र में बल्ब नहीं जला या दीप्तमान हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, कौन सी धातु विद्युत का चालन करती है? तो आपको बताया था विद्युत तांबे में से भी गुजर जाती है, एल्यूमिनियम में से भी गुजर जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए और बी दोनों, यानी क और ख दोनों आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु विद्युत का चालन नहीं करती? तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि विद्युत यानी करंट किसके अंदर से नहीं गुजर सकता? तो ना तो वो रबड़ के अंदर से गुजरेगा, ना वो प्लास्टिक के अंदर से गुजरेगा, ना वो लकड़ी के अंदर से गुजरेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती वो सभी क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं या विद्युत के कुचालक होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं हम? विद्युत का उसमें प्रभाव। तो चलो समझते हैं विद्युत का उसमें प्रभाव क्या होता है। जब किसी भी धातु के तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो वो गर्म हो जाता है, और विद्युत धारा के इस प्रभाव को ही हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जो विद्युत हीटर है, जब उसके अंदर से करंट गुजारा जाता है तो विद्युत हीटर के अंदर जो बेटा जो तार होता है, ऐसे जो तार होता है ना, उस तार को बोलते हैं नाइक्रोम। तो वो नाइक्रोम गर्म हो जाता है और वो बिल्कुल गर्म होके लाल रंग का हो जाता है और ऊष्मा देना शुरू कर देता है। ऐसे ही जो हमारे विद्युत प्रेस होती है, ऐसे ही हमारा विद्युत बल्ब होता है, ऐसे ही हमारी पानी गर्म करने की राड होती है। तो ये सभी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर निर्भर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? कौन विद्युत
धारा के प्रभावित होने पर भी दीप्त होता है। दीप्त का मतलब क्या होता है कि प्रकाश देता है। तो वो कौन होता है? एलईडी। तो क्या होता है? एलईडी। इसको बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट इमिटिंग डायोड, या तुम हिंदी में इसको बोल सकते हो डियर स्टूडेंट प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या बोल सकते हो इसको? प्रकाश उत्सर्जक डायोड बोल सकते हो। तो इसकी ये फुल फॉर्म हो जाएगी लाइट इमिटिंग डायोड। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो बहुत कम विद्युत धारा, बहुत कम करंट गुजरने पर भी आसानी से दीप्तमान हो जाता है। आसानी से करंट गुजरने पर भी आसानी से प्रकाश देता है। जो एलईडी के दो तार होते हैं, इन तारों को क्या कहते हैं हम? जो ये दो तार दिखाई दे रहे हैं ना, इन तारों को कहते हैं लीड। और एक तार जो है वो दूसरे तार से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो ये एलईडी हो चुका है, लाइट इमिटिंग डायोड। अब नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, ये देखिए एलईडी के साथ कितनी तारें जुड़ी होती हैं? तो कितनी तारें जुड़ी होती हैं? ये लास्ट क्वेश्चन में आपको बता भी दिया था, 2 तारें जुड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 2। तो नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ये है कि एलईडी के साथ जो तार जुड़ी होती हैं उसे क्या कहते हैं? ये भी आपको बताया था कि जो एलईडी के साथ जो 2 तार जुड़ी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? लीड्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारा, एलईडी जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा, देखिए चित्र में दिखाया गया है, एक तार क्या है? दूसरे की अपेक्षा लंबा है। ठीक है। तो एक तार क्या होगा? दूसरे की अपेक्षा लंबा होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? तो देखिए जो चित्र दिखाया गया है ये जल का विद्युत अपघटन का चित्र है। तो इसमें देखिए जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, इनको दोनों कार्बन रोडों के साथ जोड़ा गया है। तो ये जो कार्बन रोड है जिसके साथ पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा गया है ये होती है हमारी एनोड, और जो सेकंड होती है वो क्या होती है? हमारी कैथोड। ठीक है। तो ये क्या होगी? हमारी कैथोड हो गई है। तो अब देखिएगा जो एनोड और कैथोड है इनको कैसे काम में लाया गया है। तो जल के अपघटन के लिए हमने क्या कर रखा है? चित्र में दिखाया गया है कि एक बीकर है और बीकर के अंदर क्या लिया गया है? कुछ पानी लिया गया है, और इसके अंदर जो ये 2 कार्बन की छड़ें हैं, ठीक है, इन दोनों कार्बनों की छड़ों को रखा गया है जिनको बैटरी के धनात्मक और ऋणात्मक सिरे के साथ जोड़ा गया है, और उसके साथ एनोड और कैथोड बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो अब जैसे ही इसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो एनोड है यानी धनात्मक सिरे वाली जो रोड है इसके नज़दीक, और कैथोड है इसके नज़दीक, दोनों के नज़दीक गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं। ठीक है। और जब इन गैसों को चेक किया जाता है, इसका परीक्षण किया जाता है, तो क्या पता चलता है कि जो कैथोड है, कैथोड के नज़दीक कैसे है? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, जबकि एनोड के नज़दीक कौन सी गैस के? ऑक्सीजन गैस के बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जल में विद्युत करंट उत्पन्न करने पर यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो ये कौन सा है? हमारा रासायनिक प्रभाव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का रस क्या है? तो नींबू का रस क्या है? अच्छा चालक है। तो नींबू का रस को हम क्या कह सकते हैं? सुचालक या अच्छा चालक कह सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है? वायु विद्युत की होती है। तो वायु विद्युत की क्या होती है? हीन चालक कह सकते हो, कुचालक कह सकते हो। ठीक है। तो क्या आएगा? ये कुचालक होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 चीज़ों के बीच में जब वायु रुक जाती है, यानी उनके बीच में हम ये कह सकते हैं जब स्पेस हो जाता है तो वहाँ वायु रुक जाती है, और वायु रुक जाने के कारण मुक्त आयन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते और उसके अंदर से करंट नहीं गुजर पाता। ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन दोनों हीन चालक और कुचालक दोनों दिए गए हैं। तो यहाँ हीन चालक भी कह सकते हैं हम, और वायु कुचालक भी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नमक का घोल विद्युत का। तो नमक का घोल विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जलहीन चालक है? तो यानी कहने का मतलब क्या है कि लवणों के मुक्त होने के कारण, तो हम देखते हैं नल के पानी में भी लवण होते हैं, नींबू के पानी में भी लवण होते हैं, कुओं के पानी में भी लवण होते हैं। तो इसलिए ये क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। जबकि जो आसुत जल होता है, आसुत जल के अंदर
लवण नहीं होते और लवण ना होने के कारण वो हीन चालक होता है। इसका मतलब क्या है कि आसुत जल के अंदर से करंट नहीं गुजर सकता, और उसके अंदर से करंट गुजारने के लिए हमने नींबू का रस, सिरका, अम्ल, अक्षार या लवण वो मिलाना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट, हमें विद्युत साधित्र, साधित्र का मतलब क्या होता है? बिजली से चलने वाले उपकरण जो हैं, विद्युत साधित्र हैं, उनका उपयोग कब नहीं करना चाहिए? गीले हाथों से नहीं करना चाहिए, गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में करंट लगने की संभावना होती है, क्योंकि मुक्त आयनों की संख्या बढ़ जाती है और उससे करंट लग सकता है। तो क और ख दोनों सही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकृति रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है? तो मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है? तो तुम्हें पता है, ये जो चित्र में दिखाए गए हैं, जितने भी फल दिखाए गए हैं, सब्जियां दिखाई गई हैं, इन सभी में क्या होता है? खनिज लवण की मात्रा पर्याप्त होती है। तो नेक्स्ट देखिए, साधारण चालक किसका अच्छा चालक है? तो साधारण चालक किसका अच्छा चालक है? तो अब ये देखिए, वैसे क्वेश्चन में जो आसुत जल है ना, ये दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या आएगा कि साधारण चालक किसका अच्छा चालक नहीं है, ठीक है ना। तो नहीं है किसका? आसुत जल, क्योंकि नल का जल है, उसके अंदर से भी करंट गुजर सकता है, तालाब के जल से भी गुजर सकता है, समुद्र के जल से भी गुजर सकता है, लेकिन आसुत जल के अंदर से नहीं गुजर सकता। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलीन होते हैं? तो किसके विलीन होते हैं? तो वो विलीन होते हैं अम्लों के, अक्षारों के और लवणों के, ठीक है। तो अब यहाँ बता भी सकते हैं, जैसे नींबू का रस है, जैसे सिरका है, इन सभी में क्या होता है? अम्ल होता है। जैसे हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर अक्षार होते हैं। जैसे हमारा नमक है, तो ये एक किस्म से लवण है। तो ये अम्ल, अक्षार और लवण सभी में से विद्युत आसानी से गुजर सकती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों, उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रभावित हो जाए तो किसके बुलबुले उत्पन्न होते हैं? और ये हमने जल के विघटन पर देखा था। तो जल का विद्युत जब अपघटन हुआ था, तो उसके अंदर एक साइड ऑक्सीजन के और एक साइड हाइड्रोजन गैस के बुलबुले दिखाई दिए थे। एनोड और कैथोड आया था ना, तो कैथोड के समीप हाइड्रोजन गैस के आए थे, एनोड के समीप ऑक्सीजन गैस के आए थे। तो वही क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसी अभिक्रिया होती है? तो कैसी अभिक्रिया होती है? चालक विलयन है ना, उसमें से जब करंट गुजार दिया तो कैसी होगी? रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो कैसी हो जाएगी? रासायनिक। इलेक्ट्रोड पर किसके बुलबुले बन सकते हैं? तो किसके बनते हैं? इलेक्ट्रोडों पर इलेक्ट्रोड होते हैं एनोड और कैथोड, तो उसके ऊपर क्या है? गैसों के बुलबुले बनेंगे। जैसे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बने थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत करंट गुजारा जाता है तो यह किसमें वियोजित हो जाती है? तो ये जो है कॉपर में वियोजित हो जाती है, कॉपर सल्फेट में वियोजित हो जाती है, सल्फेट में वियोजित हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। कॉपर यानी तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल में संयोजित किसकी ओर आकर्षित होता है? तो किसकी ओर आकर्षित होता है डियर स्टूडेंट? तो जो तांबा है ये हमारा इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में खुल जाता है किस चीज का बना होता है? तो किस चीज का बना होता है? वो तांबे की प्लेट का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, चलो इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे चित्र में दिखाया गया है, ठीक है ना, तो ये क्या है? ये कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। इसमें क्या है? एक पतली जो शुद्ध कॉपर की जो छड़ होती है और एक अशुद्ध कॉपर की छड़ होती है, ये इलेक्ट्रोडों के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो हमारे को ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से और कौन सा ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। तो देखिए, जो पतली शुद्ध कॉपर की छड़ है ना, जो पतली शुद्ध कॉपर की छड़ है, इसको बैटरी के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़कर क्या बनाया जाता है?
कैथोड बनाया जाता है, जबकि जो अशुद्ध कॉपर की छड़ है इसको धन टर्मिनल के साथ जोड़कर क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है। तो इसको तो क्या बनाया जाता है, एनोड, और इसको क्या बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर धन आयन बनाता है, कॉपर क्या बनाता है, धन आयन, और ये धन आयन बैटरी के ऋण टर्मिनल से जो कॉपर की छड़ जोड़ी गई है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उसी के ऊपर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण धन आवेशित आयन धनायन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ही ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहेंगे, क्योंकि ये एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो विलयन है, कॉपर सल्फेट विलयन जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा CuSO4, जो कॉपर सल्फेट विलयन है वो अपघटय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया, उस चीज को क्या कहते हैं, हम विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत लेपन। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत धारा द्वारा किसी सस्ती धातु पर महंगी धातु की परत चढ़ाना, ये विद्युत लेपन कहलाया जाता है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, विद्युत लेपन आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में यही दे रखा है, विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है। तो विद्युत लेपन एक उपयोगी प्रक्रम होता है। तो क्या आ जाएगा, अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। नेक्स्ट है जो क्रोमियम का लेपन किसके द्वारा किया जाता है। तो कहाँ कहाँ किया जाता है, तो गैस बर्नर में किया जाता है, जी बिल्कुल सही है। साइकिल के हैंडल में सही है, पहिए के रिम में सही है। तो क्या जाएगा आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्रोमियम कैसा दिखाई देता है। तो आपको पता है क्रोमियम में चित्र में देख लो कैसा है। तो कैसा है, ये बिल्कुल चमकदार दिखाई देता है। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है। तो क्रोमियम की जो परत होती है उसके ऊपर कभी भी खरोंच नहीं आती। तो किसका होगा, खरोंचों का होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्रोमियम कैसा पदार्थ है। तो क्रोमियम बहुत महंगा पदार्थ है। तो क्या जाएगा, महंगा। तो आभूषण बनाने काली सस्ती धातुओं पर किसका विद्युत लेपन करते हैं। तो आभूषण बनाने के लिए उनके ऊपर चांदी का भी और सोने का भी लेप किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है। तो चित्र में देखिए, तो किसका विद्युत लेपन किया गया है, टीन का। तो किसका किया गया है, टीन का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन किससे कम क्रियाशील होता है। तो चित्र में देख के बता सकते हैं आप। तो टीन किससे है, लोहे से, क्योंकि ये लोहे की चीज दिखाई गई है तो इससे कम क्रियाशील होता है। नेक्स्ट देखिए, किन को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तो लोहे का उपयोग पुलों को भी बनाने में किया जाता है, स्वचालित वाहनों को बनाने में भी किया जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, क और ख दोनों आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, लोहे में किसकी प्रवृत्ति होती है। तो लोहे में संरक्षित होने की भी और जंग लगने की भी, तो दोनों की प्रवृत्ति होती है। तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा ग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, संरक्षण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए चित्र में दिखाया गया है। तो किसकी परत चढ़ाई गई है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो यहीं तक समाप्त होता है। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक और है, विद्युत लेपन का उपयोग तुम्हारे को पता भी चल गया है कि लोहे पर निकेल के विद्युत लेपन से इस पर जंग नहीं लगता। ठीक है। तो इस प्रकार लोहे का उपयोग हम पुल बनाने में, वाहन के भाग बनाने में, मशीनों के पुर्जे बनाने में करते हैं। ऐसे ही आभूषणों की अवांछित धातु पर सोना और चांदी जैसी धातुओं का विद्युत लेपन करके भी उनमें चमक आ जाती है। जो कार के भाग हैं, टोंटी हैं, गैस बर्नर है, साइकिल का हैंडल है, पहियों के रिम है, उनको भी खरोंचों से बचाने के लिए क्रोमियम का लेप करते हैं। ऐसे ही जो खाद्य पदार्थों के भंडारण हैं उनमें भी लोहे पर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से विद्युत लेपन किया जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।